डेविड। तो सर जैसा आपको पता होगा कि इकोनॉमिक सर्वे का हम वॉल्यूम 1 कर चुके हैं। आपको पता हो वॉल्यूम 2 में इंडेक्स है, उसमें कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। वो जो रेलेवेंट होगा वो मैं इवेंचुअली करवा दूंगा। इकोनॉमिक सर्वे के 1 से लेके 10 तक चैप्टर हो चुके हैं और 10 चैप्टर की मैं सभी को पीपीटी सेंड कर चुका हूँ। इसमें कोई डाउट है तो बता देना मेरे को, ठीक है। आई होप कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी हर चैप्टर के बाद और हर चैप्टर की शुरुआत होने से पहले मैंने बार बार पूछ लिया आपसे। इफ स्टिल एनी डाउट परसिस्ट देन यू कैन पिंग मी पर्सनली, ओके। और ये मैंने सभी सेंड कर दी थी 1 से लेके 10 तक। पीपीटी सेंड हो चुकी है। इस कोई बच्चा ऐसा हो जिसको नहीं पता हो कि पीपीटी सेंड की है नहीं की है, ये पीपीटी में सेंड कर चुका हूँ, ठीक है। तो कीप टैब ऑन दिस और साथ के साथ नोट्स बना लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज इकोनॉमिक सर्वे बाद में ऐसा लगेगा भाई साहब है क्या चीज, ठीक है। और कोई चीज याद करने का तरीका क्या होता है सर, पहले तो क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, उसकी ठीक क्लास खत्म होने के ठीक बाद नोट्स बनाने हैं आपने सर, ये चीज जरूर करनी है ठीक क्लास और खत्म होने के बाद, ठीक है। क्योंकि आपके ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो मेरी थोड़ी ना थोड़ी कोई बात रहती है, ठीक है। तो जब आप नोट्स बनाते हो ना तो वो आपको रिमाइंड याद हो जाती है, दोबारा पक्की हो जाती है। जैसे सपोज करो आपने नोट्स बनाए, सपोज करो मंडे को क्लास लगी आपकी, मंडे को ही आपने नोट्स बना दिए, ठीक है। तो इसको आपने दोबारा रिवाइज करना है सर थर्सडे को। थर्सडे को आधा घंटा लगा के, कोई 1-1.5 घंटे की सपोज क्लास होती है तो उसको रिवाइज करने में आधा घंटा पौना घंटा लगता है मुश्किल से, उसको 1 घंटा नहीं लगेगा, ठीक है। 15 मिनट लगते हैं मुश्किल से, 15 मिनट आधा घंटा, बस इससे ऊपर नहीं। थर्सडे को रिवाइज करो, उसके बाद क्या कहते हैं मंडे को रिवाइज करो, बस सर। और उसके बाद जब मौका लगे तो 15 दिन बाद दोबारा रिवाइज करो। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, कुछ जो फैक्ट्स हैं वो बैठ जाएंगे, ठीक है। तो सभी ने नोट्स बना लिए हैं, तो जैसे कि बच्चे कह रहे हैं बना लिए हैं, तो क्यों ना फिर आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए जाए, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के, बिफोर वी स्टार्ट आवर लेक्चर। लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस, लेट मी चेक योर मेमोरी पावर। वैसे आपको बता देता हूँ कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले यार क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको क्या करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, जब तक मैं कहूंगा नहीं तब तक किसी ने जवाब नहीं देना, पहले क्वेश्चन मैं रीड आउट करूंगा, उसके बाद सबने आंसर देना, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इकोनॉमिक सर्वे 2021 हैज डिजाइन्ड अ बेयर नेसेसिटी इंडेक्स, ठीक है। याद है बच्चों को, याद है बेयर नेसेसिटी इंडेक्स कौन से चैप्टर में पढ़ा था, याद करो। मैं पूछ लूंगा, मतलब इतना भी याद है कि नहीं याद है, याद है कौन सा चैप्टर था बीएनआई वाला? हाँ फर्स्ट, जो कि हमने चैप्टर 10th पढ़ा था, है ना, फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहला चैप्टर यानी 10th चैप्टर। तो क्वेश्चन का कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 हैज डिजाइन्ड अ बेयर नेसेसिटी इंडेक्स फॉर पुअर हाउसहोल्ड विद 5 डायमेंशंस, ठीक है। Which of the following dimensions is not in the 5 indicator? नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे बड़ा बड़ा, ठीक है, इस पर ध्यान देना। इनमें से कौन सा 5 इंडिकेटर में से कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है वाटर एंड सैनिटेशन, दूसरा है हाउसिंग, तीसरा है ओनरशिप ऑफ लैंड एंड कैटल, और चौथा है सर माइक्रो इन्वायरमेंट। इन ऑप्शंस में से जो 5 डायमेंशंस हैं सर, वो कौन सा नहीं है? अरे क्या बात है, क्या बात है भाई, छा गए सारे छा गए यार, क्या बात है, ठीक है ना। तो यार ये बड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। वाटर है, सैनिटेशन, आप ये देखो ना, बेसिक नेसेसिटीज कौन सी है, मतलब जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, हाउसिंग होगी, है ना, जरूरी है। माइक्रो इन्वायरमेंट, सूक्ष्म पर्यावरण, ओनरशिप ऑफ लैंड और कैटल, की मतलब लैंड हमारे नाम होनी चाहिए और कैटल के लिए कैटल की ओनरशिप होनी चाहिए, ये कोई बेयर नेसेसिटी नहीं है ना, है ना। तो अगर आपने बेयर नेसेसिटी इंडेक्स नहीं भी पढ़ा तब भी आप अपनी कॉमन सेंस से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, आप यूपीएससी का सर 50% से ज्यादा पेपर आप कॉमन सेंस से ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, अगर आपकी कॉमन सेंस ठीक है। बशर्ते आप नॉन सेंस ना हो, कॉमन सेंस आपकी ठीक काम करे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों ने बहुत ही उम्दा जवाब दिया।
तो दूसरा क्वेश्चन, तो जैसे कि मैंने बताया था 5 डायमेंशंस कौन कौन सी हैं बेयर नेसेसिटी की। एक तो वाटर होगी, सैनिटेशन होगी, स्वच्छता, हाउसिंग होगी सर, माइक्रो इन्वायरमेंट, अदर फैसिलिटीज लाइक किचन टाइप, फ्यूल टाइप की, फ्यूल कौन सा यूज कर रहे हो, गोबर गैस यूज कर रहे हो, केरोसिन यूज कर रहे हो, ठीक है। तो एलपीजी के कनेक्शन तभी दिए थे मोदी गवर्नमेंट ने, ठीक है, क्योंकि उनसे क्या होता है, पॉल्यूशन वगैरह होता है, ओके। और सैनिटेशन के अगेंस्ट है ना। तो सभी पांचों याद रखेंगे, वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरनमेंट और अदर फैसिलिटीज लाइक किचन टाइप और फ्यूल टाइप, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे, असर्शन और रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किए होंगे। मतलब आपने ये बताना है कि ये बात क्या है और ये इसका रीजन है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले ध्यान से सुनना क्वेश्चन। इकोनॉमिक सर्वे 2020 हैज प्रेडिक्टेड अ वी शेप्ड रिकवरी फॉर द इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक सर्वे ने ये प्रेडिक्ट किया है कि भारत की वी शेप रिकवरी होगी, ओके। पहली बात ये है, वो कहता है कि इसका रीजन क्या है। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 द जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी +7%, -4% और +11% for the years 2019, 20 और 21 respectively. Okay, तो ऑप्शन है आपके both A and R are true and R is the correct explanation of A. दूसरा ऑप्शन है both A and R are true but does not explain A. तीसरा ऑप्शन है A is true and R is false. और D है A is false but R is true. बताइए सर, ध्यान से क्वेश्चन समझिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। वो कहता है इकोनॉमिक सर्वे ने प्रिडिक्ट किया है कि भारत की वी शेप रिकवरी होगी, वी शेप रिकवरी। उसका रीजन क्या है, ये दे रहा है कि क्योंकि भारत का जो जीडीपी है वो इस तरह से ग्रो करेगा +7% 2019 में जो कि किया था, ऐसा ये कह रहा है, और -4% जो कि अभी है 2020 में, और 2021 में अभी ये +11% हो जाएगा, यानी ऐसे ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो क्या ये बात सही है, ये इसका रीजन सही है, या स्टेटमेंट ठीक है, या पहली स्टेटमेंट ठीक है दूसरी फॉल्स है, या पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है? ध्यान से सोच के समझ के अपना लॉजिक लगाइए। तो एक आंसर आया हमारे पास सी, ओके। सुमन, शन्ना दोनों ने सी दिया है आंसर। लेट्स सी अदर ऑप्शंस आल्सो, ओके। बी आया हमारे पास एक आंसर। बाकी बच्चे, सारा बी, रचना बी, आरती बी, तनु बी, ओके। बी की काफी डिमांड है। डेविड सी, ओके। पारुल बी। तो मैं आपको बता दूं, सुमन का, शन्ना का, डेविड का, इन सभी का आंसर है राइट। इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। देखो, पहली असर्शन क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे ने प्रिडिक्ट किया है वी शेप रिकवरी। आपको याद हो मैंने क्लास में बताया था वी शेप रिकवरी कई बार, आई थिंक लास्ट के जो से लास्ट 5 चैप्टर से उसमें बताया था, थर्ड में या फोर्थ में बताया था मैंने कि वी शेप रिकवरी करेगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स किए हैं, ठीक है। और आपको ये भी बताया था कि मैंने इंडिया का जीडीपी किस तरह से ग्रो करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिगर्स कुछ गलत लिखी हुई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली 4% था 2019 में, याद रखना। ये आपको फिगर्स इसलिए याद रखनी है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में है, जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7% 2019 में, ओके। तो 4% था 2019 में, 2020 में -7% हो गया। याद रखना, बीच में खाई है तो बीच में -7 ज्यादा हो गया था, ठीक है। और ऊपर जैसा कि प्रेडिक्ट कर रहा है इकोनॉमिक सर्वे कि 2021 में अभी कितना हो जाएगा सर, 11%। याद है ना, ये डायग्राम बताया था 140 करोड़ की इकोनॉमी है, 140 लाख करोड़ की, 145 लाख करोड़ की, फिर ऐसे डाउन हुआ तो -7%। याद है, मैंने सब बताया था क्लास में। तो ये याद रखना है सर आपने। तो ये वी शेप रिकवरी करने के लिए कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे, कह रहा है कि भारत की वी शेप रिकवरी होगी, यानी कि 4.2 था, उसके बाद जैसे गिर गया -7.7% चला गया,
उसके बाद अभी रिकवर होगा तो कितना हो जाएगा, 11% हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं वी शेप रिकवरी। तो आपको फिगर्स ही याद रखनी है, 4 7 11 याद रखना, 7 और 4 11 ऐसे। ठीक है, 7 और 4 11, 4 और 7 11 ऐसे याद रखना, बीच में 7 है। ओके, तो इस तरह से सर क्वेश्चंस आएंगे। तो फ्यूचर में मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगा इस तरह के, ताकि आपको दोबारा से रिवाइज हो जाए। ओके, तो हाँ, आज का चैप्टर बता रहा था कि आज हमने क्या करना है। आज हमने सर टॉपिक्स करने हैं। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म क्या होता है, जो कि आया है सर सीटीएस के अंदर। सीटीएस बोले तो एनीवन हु नोज द फुल फॉर्म ऑफ सीटीएस? बैंकिंग सिस्टम में होता है सीटीएस। क्या होता है सीटीएस, एनीवन? चलो, सीटीएस मतलब होता है सर चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ओके, याद रखना, ये होता है क्या अभी आपको समझा देंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक है हमारा एनजीटीए, दैट इज नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन। ओके, याद रखना, ये क्या है अभी आपको इसके बारे में बताएंगे। क्यूआर कोड के बारे में आपको पता ही होगा। क्यूआर कोड की कोई फुल फॉर्म बताएगा? क्यूआर कोड समझते हो, वो स्कैन करते हो पेटीएम में पैसे देने के लिए आपको। क्यूआर कोड की फुल फॉर्म, क्विक रिस्पॉन्स। वेरी गुड पाजी, वेरी गुड। ओके, नीलिकानी कमेटी, उसने कुछ रिकमेंडेशन दी है। व्हाट इज पीआईडीएफ? एक तरह का फंड है। क्या है अभी आपको बताया जाएगा। ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स के बारे में डिस्कशन होगी। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स गेट परमानेंट लाइसेंस। ठीक है, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, जैसे अमेजोन हो गया, गूगल पे हो गया। ठीक है, जितने भी ऑपरेटर्स हैं जिससे ऑनलाइन पेमेंट करते हो, उनको परमानेंट लाइसेंस मिलेगा। ये क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बिटकॉइन, बिटकॉइन के बारे में तो सुना होगा, आजकल काफी चर्चा में है, जिसको क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं। याद है हमने क्रिप्टो करेंसी और एमटीआर का एक चैप्टर करा था, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। याद है आपको? मर्चेंट डिस्काउंट रेट एंड क्रिप्टो करेंसी, अगर गलती से याद हो आपको। ओके, उसकी फ्लॉज क्या है, यानी उसमें कमियां क्या है, वो आपको बताया जाएगा। और लास्ट है सर आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, इसके बारे में बताएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं सर हमारे पहले टॉपिक से, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म इन सीटीएस, दैट इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये क्या चीज है सर, ध्यान से समझेंगे, दिमाग खोल के, कान खोल के। सर होता क्या है, आप बैंक में जाते हो, बैंक में चेक जमा करते हो। ठीक है, आपके पापा ने आपको चेक दिया, या आपके सपोज करो कहीं जॉब करते हो, आपको मालिक ने आपको चेक दिया कि भाई साहब ये आपका चेक है, तो आप चेक जमा कराओ, अपने खाते में जमा करा लो। ठीक है, आप जाते हो सर वो चेक लेके। ठीक है, अब होता क्या सर कि अब बैंक कई बार क्या करता है कि उस चेक की फोटो खींच लेता है और दूसरे बैंक को भेज देता है। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कैसे होता है। सपोज करो सर, ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन समझ आ गया, वैसे मुश्किल है, अगर समझ आ गया तो बहुत इजी लगेगा। सपोज करो सर सोफिया इंस्टीट्यूट है, इसने मेरे को चेक दिया, ये मैं हूं, इसने मेरे को चेक दिया, सोफिया इंस्टीट्यूट ने मेरा नाम भर दिया, इसमें अमाउंट भर दिया 10,000 रुपए, 10,000 रुपए का चेक दिया। ठीक है, और बैंक का नाम क्या है, एचडीएफसी बैंक का चेक दिया। ठीक है, मेरा बैंक क्या है सर, मेरे बैंक का नाम है एसबीआई। ठीक है, सपोज करो मेरे बैंक का नाम है एसबीआई। मैं क्या करूंगा सर, वो चेक लेके कहाँ जाऊंगा, अपने बैंक में, एसबीआई बैंक में जाऊंगा। ठीक है, अब एसबीआई क्या करेगा, एसबीआई क्या करता है, एसबीआई उस चेक की फोटो खींच लेता है। ठीक है, एसबीआई उस चेक की फोटो खींच लेगा और किसको भेजेगा, एचडीएफसी बैंक के मैनेजर को भेजेगा कि इतने अमाउंट आप हमारे खाते में डाल दो। ठीक है, मतलब कि किसी बंदे को नहीं भेजेगा कि यार ये एचडीएफसी बैंक का चेक हमारे बैंक में आया। ठीक है, वो उसकी फोटो क्लिक करके किसको भेज देगा, एचडीएफसी बैंक के मैनेजर को। और एचडीएफसी बैंक का मैनेजर क्या करेगा, पैसे जमा करा देगा मेरे खाते में, यानी एसबीआई के खाते में जमा करा देगा। इस चीज को बोलते हैं सर चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ट्रंकेशन का मतलब होता है किसी चीज को शॉर्ट कर देना। ठीक है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, यानी हमने जो आने जाने का वो था, ठीक है, टाइम की मैनेजमेंट, ये सब कम कर दिया। ठीक है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अभी बताओ इतना समझ में आया, उसके बाद अगली चीज समझ आएगी। इतने चीज समझ में आया, सिंपल सी चीज, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है।
सोफिया इंस्टीट्यूट ने मेरे को चेक दिया, वो चेक था एचडीएफसी बैंक का। मैं एचडीएफसी का बैंक का चेक लेके किस अपने बैंक में गया, जो कि मेरा बैंक है एसबीआई, ठीक है। एसबीआई में गया, एसबीआई बैंक ने क्या किया, उस चेक की फोटो क्लिक की और किसको भेज दी, एचडीएफसी बैंक के मैनेजर को। एचडीएफसी बैंक के मैनेजर ने देखा कि हाँ ठीक है, ये 10,000 रुपए का चेक है, 10,000 रुपए सोफिया इंस्टीट्यूट के खाते में से निकाल के उन्होंने मेरे खाते में डाल दिया, यानी एसबीआई के खाते में डाल दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इंग्लिश वर्जन पढ़ाते हैं आपको, महंगे वाला वर्जन, अब समझ आ जाएगा और अच्छी तरह। चेक ट्रंकेशन क्या होता है? ट्रंकेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ फिजिकल चेक। यानी मैंने आपको बताया ना कि वो फिजिकली चेक नहीं भेजेगा। बैंक का मैनेजर ये नहीं कहेगा कि यार एक काम कर, बाइक उठा के ना ये चेक देगा, ये दीपांशु चेक लेके आया एचडीएफसी बैंक का, एचडीएफसी बैंक में जा। वो कह रहा है कि स्टॉपिंग द फ्लो फिजिकल चेक, ठीक है ना। वो कागज लेके, वो चेक लेके आपको नहीं जाना। इज इशूड बाय अ ड्रायर एट सम पॉइंट बाय द प्रेजेंटिंग बैंक इन रूट टू द पेइंग बैंक, ठीक है, ब्रांच, इन रूट टू द पेइंग बैंक ब्रांच। यानी वो कह रहा है कि वो जो फिजिकल चेक लेके जाना था ना उसको, ठीक है ना, वो जो पेपर जो चेक है वो लेकर जो जाना था, उसको उसने बंद कर दिया, उसको फ्लो को स्टॉप कर दिया, ठीक है। इसकी जगह क्या किया, इन इट्स प्लेस एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज, उसकी चेक की फोटो खींच ली, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक इज ट्रांसमिटेड टू द पेइंग ब्रांच, ठीक है। पेइंग ब्रांच कौन सी थी, कौन सी थी, जल्दी बताओ इस केस में। पे किसने किया मेरे को, कौन सी ब्रांच ने पे किया, कौन से बैंक की ब्रांच ने पे किया, एचडीएफसी, वेरी गुड, ठीक है ना। द चेक इज, अब ध्यान से देखो, चेक इज ट्रांसमिटेड टू द पेइंग ब्रांच थ्रू द क्लियरिंग हाउस, ठीक है, जो क्लियर करेगा चेक को, प्रेजेंटिंग बैंक एटसेट्रा, एंड चेक ट्रंकेशन, सॉरी 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 क्या था, इन इट्स प्लेस एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक इज ट्रांसमिटेड टू द पेइंग ब्रांच थ्रू द क्लियरिंग हाउस अलोंग विद रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लाइक डाटा ऑन द एमआईसीआर बैंड, ठीक है। एमआईसीआर बैंड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, आपको पता है कि ये चेक के ऊपर ना डेट लिखी होती है, यहाँ पे डेट लिखी होती है कौन सी तारीख का, ओके। सपोज करो आज 7 तारीख है, किसी ने मेरे को 8 तारीख का चेक दिया, ठीक है, तो क्या मैं 7 तारीख को लगा दूंगा, नहीं लगा सकता, ठीक है ना। और अगर किसी ने मेरे को 6 तारीख का दिया है तो 7 तारीख को लगा दूंगा, 6 तारीख, तारीख 6 डाली हुई है, 7 को लगा दूंगा, हाँ लगा सकता हूँ, ठीक है। पुरानी डेट का लगा सकते हैं, नई डेट का। कितनी की वैलिडिटी होती है चेक की, कोई बताएगा, कोई बच्चा बताएगा, चेक की कितने टाइम की वैलिडिटी होती है, बताने वाले को बहुत इज्जत मिलेगी। नहीं नहीं 6 नहीं 3 महीने होती है, 3 महीने याद रखना। नहीं नहीं 6 नहीं होती बात, 3 होती है, 3। कभी ना देखना चेक के ना नीचे लिखा होता है दिस चेक इज वैलिड फॉर 3 मंथ्स, कभी ध्यान देना, शायद इधर देखता हूँ मैं फोटो में लिखा हो, लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, 3 महीना होती है, 3 महीना याद रखना। चलो एनीवेज कम टू द टॉपिक। तो जैसे कि कह रहा है कि वो चेक लेके जाएगा, उस चेक की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चेक करेगा, जैसे कि एमआईसीआर बैंड, एमआईसीआर बैंड, एमआईसीआर कोड ना यहाँ पे होता है, ये होता है चेक नंबर, और ये होता है सर एमआईसीआर कोड, जिसको इसकी फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड, ठीक है, याद रखना। एमआईसीआर कोड यहाँ होता है, यहाँ पे आईएफएससी कोड भी लिखा होता है, ओके। ये देखो, ये देखो यहाँ लिखा हुआ ना, वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली, ये देखो यहाँ लिखा हुआ, दिखा, नजर आया, वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली, है ना। चलो अब आगे ध्यान से समझते हैं, डेफिनेशन ध्यान से समझो, ठीक है, बहुत इजी है। तो वो कहता है सर, दोबारा से पढ़ते हैं, इन इट्स प्लेस एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक इज ट्रांसमिटेड टू द पेइंग ब्रांच थ्रू द क्लियरिंग हाउस along with relevant information, relevant information जैसे कि डाटा ऑन द एमआईसीआर बैंड, ठीक है, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग ब्रांच, प्रेजेंटिंग बैंक एटसेट्रा। चेक ट्रंकेशन दस obviates यानी खत्म कर रहेगा द नीड टू मूव द फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अक्रॉस बैंक ब्रांचेस अदर देन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस फॉर क्लियरिंग पर्पसेस, ठीक है। वो कहता है कि जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, ये जो इधर उधर जाने का चक्कर है ना, वो खत्म कर देगा। हाँ वो बात अलग है, किसी एक्सेप्शनल केस में आपने भेज दिया, अगर कोई दिक्कत हो रही है, आपका नेट नहीं चल रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। सो दिस इफेक्टिवली एलिमिनेट्स द एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ द फिजिकल चेक, ठीक है ना। अब सपोज करो कि बैंक की ब्रांच 10 किलोमीटर दूर है, वो जो खर्चा है
वो जो कॉस्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ द फिजिकल चेक है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर, 10 किलोमीटर जाएगा कितना, 1 घंटा जाने में बर्बाद करेगा, 1 घंटा आने में बर्बाद करेगा, रास्ते में छोले भटूरे की दुकान पे भी रुकेगा, ठीक है ना, और वो कहेगा आते आते अब आया तो हुआ, मॉडल टाउन का चक्कर ही मार लूं, सहेली को भी मिल लूं, है ना, रास्ते में शिकंजवी के गिलास पी लूं, गर्मी इतनी हो रही है, ठीक है। तो रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर, ठीक है, वहां आके ब्रांच में बोल देगा कि भाई साहब सर वहां पे तो जाम लग रहा था, है ना। तो it reduces the time required for their collection and bring elegance to the entire activity of the check processing. एलिगेंस एक बढ़िया, मतलब भाई साहब फोटोएं जा रही हैं इधर से, चेक की फोटोएं जा रही हैं, एक एलिगेंसी आ गई, महंगी चीज आ गई। तो ये कहानी समझ आई कि नहीं आई? चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम आया, उसके बाद पॉजिटिव पे मैकेनिज्म पे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए सर। ठीक है सर, ठीक है। कोई बच्चा तो नहीं जिसको दिक्कत हो, जिसको ना क्लियर हो? क्लियर है, चलो सर। चेक ट्रंकेशन सिस्टम आया समझ। अब देखो सर, मुद्दे की बात क्या है, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म नाम की एक चीज आई है जो कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम में हमने इंक्लूड की है। अब वो पॉजिटिव पे मैकेनिज्म क्या चीज है, ध्यान से समझो। जैसा कि सर मैंने अभी आपको बताया, टू क्लियर द चेक देयर इज अ सिस्टम कार्ड सीटीएस, जिसको चेक ट्रंकेशन सिस्टम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ऑपरेट कौन करता है इसको? एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपका होमवर्क है सर, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में आपने होमवर्क है, आपको मेरे को क्या कहते हैं व्हाट्सएप करना है इसके बारे में, एनपीसीआई के बारे में लिख के क्या क्या चीजें देखती है, जैसे भीम यूपीआई देखती है, ठीक है, और भी कई सारी चीज देती है, जितने भी एटीएम्स हैं ये सब ऑपरेट करती है, शायद मैंने पहले भी बताया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के बारे में वही मैंने आपको बताया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोफिया इंस्टीट्यूट ने सेंडर है और मैं क्या हूँ, रेसिपिएंट है, यानी मेरे पास चेक आना है, मेरे नाम का चेक भरा 10,000 रुपए का, इन्होंने मेरे को दे दिया। तो मैं क्या करूंगा, चेक अपने बैंक में जमा करूंगा, यानी एसबीआई में करूंगा। एसबीआई उस चेक को लेगा। सपोज एसबीआई के पास पैसे नहीं है या कोई और भी रीजन है, तो एसबीआई क्या करेगा, वो चेक का फोटो खींचकर सोफिया इंस्टीट्यूट के बैंक को, जैसे सपोज करो एक्सिस बैंक है या एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, के बैंक मैनेजर को भेजेगा और सोफिया इंस्टीट्यूट का बैंक का मैनेजर मेरे बैंक के खाते में पैसे जमा कराएगा, ठीक है। ये सारी कहानी थी, ये मैं बता चुका हूँ। अब पॉजिटिव पे मैकेनिज्म क्या है वो पढ़ेंगे, जो कि चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम में इंक्लूड हुआ है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें वो कहता है कि चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, एक बहुत बड़ी कमी है। अब वो कमी क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है, वो देखेंगे। व्हाट इफ आई स्टील अ ब्लैंक चेक फॉर सिग्नेचर एंड डिपॉजिट? अगर मैं सोफिया इंस्टीट्यूट की चेकबुक चुरा लूं, ठीक है, और उसकी जाली साइन करके पैसा गबन करने की कोशिश करूं, ऐसा हो सकता है ना, है ना। व्हाट इफ आई मैनिपुलेट द अमाउंट, उसके ऊपर सपोज करो 50,000 लिखे हैं, तो मैं उसमें क्या कहते हैं एक जीरो और एड ऑन कर दूं, 5 लाख बना दूं उसको, ठीक है, अगर इस तरह कर दूं। व्हाट इफ आई मैनिपुलेट द अमाउंट, चेक में जो रकम लिखी हुई है इसमें कोई छेड़छाड़ करूं, तो वो कहता है कि इसका एक सॉल्यूशन है। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म जो कि चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम में ऐड हुआ है, इसका क्या सॉल्यूशन है? वो कहता है बिफोर गिविंग द चेक सोफिया इंस्टीट्यूट शुड क्लिक इट्स पिक एंड सबमिट इट्स ओन बैंक। अब सपोज करो जो क्या कहते हैं, सोफिया इंस्टीट्यूट ने मेरे को जो 10,000 रुपए का चेक देना था, उसने क्या किया, उस चेक की फोटो खींची और अपनी ब्रांच में भेज दी कि भाई साहब इस नाम का, दीपांशु के नाम का मैंने चेक इशू किया है 10,000 रुपए का, अगर दीपांशु नाम का बंदा है आपके पास चेक लेके, तो उसको पैसे दे देना, ठीक है ना। तो सोफिया इंस्टीट्यूट शुड क्लिक इट्स पिक एंड सबमिट टू हिज ओन बैंक, अपने बैंक जो कि एचडीएफसी था, उसमें उसने जो फोटो भेज दी, ठीक है। एंड सोफिया इंस्टीट्यूट ओरिजिनल चेक का फोटो खींचकर अपने बैंक को दे देगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या सर, बिफोर गिविंग चेक टू मी सोफिया इंस्टीट्यूट टेक इट्स फोटो एंड सबमिट टू द बैंक ऐप और पोर्टल, जो भी बैंक का पोर्टल बना होगा, बैंक की ऐप होगी, उसमें सेंड कर देगा कि भाई साहब दीपांशु को मैंने 10,000 रुपए का चेक इशू किया, ठीक है। तो होगा क्या सर, सोफिया इंस्टीट्यूट ने पहले ही फोटो भेज रखी है अपने बैंक को, ठीक है। अभी मेरे को सोफिया इंस्टीट्यूट ने चेक दिया कि ये दीपांशु सर आपका चेक बनाया हुआ था हमने, ये पैसे ले लो। उन्होंने सब, और मैंने वो चेक जाके अब कहाँ सबमिट कर दिया, अपनी ब्रांच में, एसबीआई में कर दिया, ठीक है। एसबीआई उसको स्कैन करेगा, वहीं चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम और किसको दे देगा, एचडीएफसी की ब्रांच को, ठीक है। अब एचडीएफसी क्या करेगा,
उस चेक को क्या करेगा, क्रॉस वेरीफाई करेगा। यानी उससे मिलाएगा कि यार जो सोफिया इंस्टीट्यूट ने जो मेरे को सुबह फोटो भेजी थी और जो अब दीपांशु के बैंक जो कि एसबीआई का बैंक है वो वाली फोटो है, वो दोनों सेम है कि नहीं है, कहीं इसमें छेड़छाड़ तो नहीं हुई पड़ी, समझ रहे हो। और वो दीपांशु का ये दीपांशु की जगह रवि सर तो नहीं ले गए, समझे मेरी बात। तो एचडीएफसी विल क्रॉस वेरीफाई विद सोफिया इंस्टीट्यूट चेक इमेज, ठीक है। यानी मुझको चेक देने से पहले पहले क्या करेगा, सोफिया इंस्टीट्यूट उस चेक की पिक क्लिक करके अपने बैंक में जमा करेगा, ठीक है। ताकि जब मेरा बैंक यानी मेरा बैंक का जो मैनेजर होगा जब वो फोटो खींचकर भेज रहा है तो दोनों का मेल यानी मैच किया जा सके कि सोफिया इंस्टीट्यूट ने दीपांशु को जो चेक भेजा है वो दोनों सेम हो। इस चीज को कहते हैं सर पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम में क्या था, सिंपल बैंक ने फोटो खींची और बैंक ने दूसरे बैंक को भेज दी। लेकिन पॉजिटिव पे मैकेनिज्म में एक चीज और ऐड ऑन कर दी कि जो बंदा है, जो सेंडर है, वो पहले फोटो खींच के अपने बैंक को भेजेगा, फिर जाके बैंक उसको चेक करेगा, क्रॉस वेरीफाई करेगा और उसके बाद फिर अलाउ करेगा कि ठीक है भाई इस बंदे का ये जो चेक है वो वेरीफाई हो गया और इस बंदे को जो अमाउंट है वो दे दो जो कि चेक में फिलअप किया हुआ। तो ये था सर सिंपल सा पॉजिटिव पे मैकेनिज्म जो कि चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम में ऐड हुआ है। सबसे पहले कंसेप्ट समझ में आना चाहिए चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, उसके बाद इसमें जो चीज ऐड ऑन हुई है उसका नाम है पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। अभी बताओ सर कोई डाउट है तो आगे चले हम। आया, ये समझ आया ना, सिंपल सा है ना। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म अभी याद रहेगा, है ना। तो आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सिंपल सिंपल से हैं, छोटे छोटे टॉपिक है, मिसलेनियस, तभी इस स्लाइड का नाम है कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स लिए हैं मैंने। ओके ओके। तो पहला था सर हमारा पॉजिटिव पे मैकेनिज्म क्या था। दूसरा टॉपिक है सर एनजीटीए, ठीक है। एनजीटीए क्या है के बारे में बताते हैं सर आपको। तो जैसे कि सर पता होगा आपको आरबीआई के फंक्शंस पता होंगे, जैसे गवर्नमेंट बैंकर्स, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल फंक्शंस, ठीक है। ये आरबीआई के फंक्शंस है काफी सारे जिसमें गवर्नमेंट बैंकर, सपोज करो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, ठीक है, तो आरबीआई इशू कर देता है, पैसे इशू कर देता है, ठीक है। और गवर्नमेंट उसको बदले में क्या देती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है और या फिर ट्रेजरी बिल देगी, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल में दोनों में क्या फर्क है, ट्रेजरी बिल किसके लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, याद है अगर भूल तो नहीं गए, ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ओके। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो दोनों इशू कर सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी ट्रेजरी बिल भी, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेजरी बिल इशू कर सकती है। ओके, याद रखना। इट कैन अरेंज मनी फॉर द गवर्नमेंट आरबीआई को ये देगी और आरबीआई बदले में पैसे देगा, ठीक है, ये आपको पता होगा फंक्शन। कंट्रोल एक्सचेंज रेट, बाय और सेल डॉलर एंड अदर फॉरेन करेंसी, ठीक है, गोल्ड रिजर्व, ठीक है, एक्सचेंज रेट कंट्रोल करता रहता है आरबीआई। डॉलर ज्यादा हो गया तो डॉलर को बेच देगा, ठीक है, जिससे रुपए की वैल्यू बढ़े। ओके, तो इस तरह की चीजें करता रहता है। तो अभी लेकिन रिसेंटली आरबीआई मेक्स अ सर ओ क्वेश्चन आया देवी जी का, सर इफ सेंडर हैज नॉट सेंट पिक ऑफ चेक देन इट मींस सीटीएस कांट टेक प्लेस। फिर नहीं हो पाएगा ना। सी सीटीएस तो अभी हो रहा है, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म नहीं होगा ना। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म तब तक नहीं होगा तब तक उसका चेक क्लियर नहीं होगा जब तक सपोज सोफिया इंस्टीट्यूट फोटो नहीं भेजेगा। सोफिया इंस्टीट्यूट को क्लैरिफाई करेगा कि यार दीपांशु सर नाम का बंदा आया है और कह रहा है कि ये मेरे को इसमें से अमाउंट क्लियर कर दो, लेकिन सोफिया इंस्टीट्यूट ने तो फोटो भेजी नहीं, तो मेरा चेक क्लियर नहीं होगा। ओके, तो ये चीज है। तो वो आगे से कंपलसरी हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा कि सोफिया इंस्टीट्यूट को चेक आपको देना ही देना है, बैंक की ऐप पे अपलोड करना है या पोर्टल पे अपलोड करना है। ओके, क्लियर है आई होप। हाँ, तो मैं इस पे था कि अभी रिसेंटली आरबीआई ने बनाने जा रही है, एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रही है जिसका नाम है एनजीटीए। ये आपको सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि एनजीटीए में होगा क्या। नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन 2020 अक्टूबर में एक बनाने जा रही है, अभी बनी नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन, इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझो, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो, ध्यान से समझो क्या कह रहा है। एक सॉफ्टवेयर बनाएगा
जिसका नाम है एनजीटीए, दैट इज नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन। इसमें करेगा क्या, इसमें सारे जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, फॉरेक्स रिजर्व हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, कितने आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ट्रेजरी बिल है, उसको कैसे मैनेज करना है, वो सब हिसाब किताब होगा। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि एनजीटीए एप्लीकेशन है वो किस पर्पस के लिए है, तो आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, टू मैनेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल एंड फॉरेक्स रिजर्व्स। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व आपको पता ही है, 5 हार्ड करेंसीज पता है आपको कौन कौन सी हैं? हार्ड करेंसीज भूल तो नहीं गए? 10 साल पहले पढ़ाया था आपको, याद हो अगर गलती से आपको। रिसेंटली कौन से देश की करेंसी ऐड हुई है उसमें, बताइए। रिसेंटली कौन से देश की करेंसी ऐड ऑन हुई है उसमें? चाइना। चाइना की करेंसी का नाम बेटा, चाइना की करेंसी का नाम रेनमिनबी। ओके, दूसरा नाम युआन। वेरी गुड। ओके, तो याद है ना, मैंने कहा भूल भूल तो नहीं गए, इसका मतलब पढ़ रहे हो, है ना। तो आरबीआई सर जैसे कि बताया कि ये फंक्शन ऑलरेडी कंट्रोल करता था, तो अभी ये सब फंक्शंस कंट्रोल करने के लिए, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल और फॉरेक्स रिजर्व कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है एनजीटीए, दैट इज नेक्स्ट जनरेशन। एनजी बोलो तो नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन, ट्रेजरी एप्लीकेशन। ओके, ट्रेजर मींस खजाना। ओके, तो खजाने में क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ट्रेजरी बिल और फॉरेक्स रिजर्व है। याद रखेंगे सर। कौन से साल में ऐड हुआ था चाइना की करेंसी, कौन से साल में ऐड हुई थी, किसी को याद है? ऑप्शन देता हूँ, 16, 17, 18, 19। 2016, 17, 18, 19। गूगल मत करना, तुम्हें कसम लगेगी। अगर पता है तो बता दो। 2019। वेरी गुड, अपने मुंह पे थप्पड़ मार लो। 2016 है इसका आंसर, 2016 अक्टूबर। ओके, याद रखना 2016 अक्टूबर है। ओके, चलो एनीवेज, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो था सर क्यूआर कोड के बारे में। क्यूआर कोड सर आपको पता ही होगा, आप जाते हो सर, हाँ, घर में बैठे बैठे थप्पड़ मार लेना अपने मुंह पे, ठीक है। क्यूआर कोड सर पता होगा, आप जाते हो सर दुकान पे, इस तरह का क्यूआर कोड होता है, आप स्कैन करते हो तो गूगल पे से पे कर दो, चाहे फोन पे से, पेटीएम से, और भी जो दुनिया जान की एप्लीकेशंस है। ओके, तो याद रखना है आपको, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो अभी पीछे दिक्कत क्या आ रही थी कि पेटीएम, अभी सपोज करो आपके पास पेटीएम है, ठीक है, लेकिन दुकानदार के पास है फोन पे, ठीक है, फोन पे का क्यूआर कोड है, क्विक रिस्पॉन्स कोड है, ठीक है, आप स्कैन करने लग रहे हो, लेकिन वो स्कैन नहीं होगा। दैट इज जो प्रॉब्लम पहले हम फेस कर रहे थे, दैट पेटीएम ऐप मे नॉट बी एबल टू स्कैन द फोन पे क्यूआर कोड, ठीक है, दैट इज देयर इज नो इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। इंटरऑपरेबिलिटी क्या होती है, इसके ऊपर हमने अलग से लेक्चर भी लिया था, फिर भी आपको बता देते हैं इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या है। जैसे कि सर आपको मैंने पहले भी बताया था, एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर और एनी टेक्नोलॉजी टू एक्सचेंज एंड मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन different technology platforms. Okay, different technology platforms, example mobile connection in India, a customer can switch service provider without changing its number, ठीक है ना। आपका एयरटेल में है, आपको सिम जियो में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इजीली कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस चीज को क्या बोलते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी, कि एक मतलब क्या कहेंगे, एक टेक्नोलॉजी है वो दूसरी टेक्नोलॉजी को यूज करने में हेल्प कर रही है, तो इसको इंटरऑपरेबिलिटी बोलते हैं। तो वो कहता है कि पहले इंटरऑपरेबिलिटी नहीं थी, ओके, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या निकाला था आरबीआई ने, सो आरबीआई ऑर्डर्ड ऑल ऐप मेकर्स टू अडॉप्ट एनपीसीआई भारत क्यूआर कोड, क्यूआर, ओके, और एनपीसीआई यूपीआई क्यूआर कोड, ठीक है। यूपीआई की फुल फॉर्म बताएगा कोई, जल्दी से फटाफट। यूपीआई, यूपीआई कोड बताइए, बताइए। नहीं, सोच लो, सोच लो फटाफट। वेरी गुड यार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वेरी गुड, ठीक है। तो ये याद रखनी है यार ये चीजें, ठीक है, बच्चों वाली चीजें। इसमें ये नहीं कि पेपर में कोई पूछेगा, यूपीआई की फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा कोई, बट आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, एज ए
स्टूडेंट ऑफ सिविल सर्विसेज आपको पता होना चाहिए कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, ठीक है ना, तो याद रखना है सर। तो जैसे कि अभी आपको पता होगा कि दुकानदारों के पास ना इस तरह का कोड आ गया, इस तरह भीम यूपीआई, ओके, इस तरह से कोड आ गया, इस तरह से संतरी हरा निशान। तो इसमें आप फोन पेटीएम हो, अभी देखा होगा कभी गए हो शॉपिंग वॉपिंग करने तो दुकानदार कहते हैं कि चल यार तेरे पे जो भी है, पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, जो भी है वो कर दे। ऐसे ही होता है ना, एक ही कोड से मतलब कोई भी स्कैन कर लो, तीनों गूगल पे से स्कैन कर लो, चाहे पेटीएम से कर लो, चाहे फोन पे से कर लो, जिससे मर्जी कर लो, ओके। तो इंटरऑपरेबिलिटी आपको पूछ सकता है पेपर में, होता क्या है, याद रखना डेफिनेशन। आपको मतलब पता है ना, तो इंग्लिश तो अपने आप समझ जाओगे कि इसका मतलब यही है, ability of a computer or any technology to exchange and make use of information between different technology platforms. Example, mobile phone connections in India, a customer can switch provider without changing its number. Okay, आगे चलते हैं सर। व्हाट डज इट मीन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में इंटरऑपरेबिलिटी का क्या मतलब है? इंटरऑपरेबिलिटी जो कि एक कंज्यूमर फ्रेंडली फीचर है, ठीक है ना, जाहिर सी बात है कंज्यूमर फ्रेंडली है। द फैक्ट दैट अ कस्टमर ऑफ एन XYZ बैंक कैन यूज हिज डेबिट और क्रेडिट कार्ड एट एनी अदर बैंक एटीएम, है ना, आपके पास SBI का एटीएम कार्ड है, लेकिन आपके आसपास आधी रात को आपको पैसा चाहिए तो HDFC का वो खुला हुआ है एटीएम, ठीक है, तो आप जाके HDFC में भी स्वाइप कर लोगे। कभी किया है, पता होगा आपको, SBI का HDFC में लग सकता है, HDFC का SBI में लग सकता है, और भी किसी भी बैंक में लगा सकते हो। तो इस फीचर को इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं, तो समझ आ गया होगा। तो इंटरऑपरेबिलिटी इज अ कंज्यूमर फ्रेंडली फीचर, द फैक्ट दैट अ कंज्यूमर ऑफ एन XYZ बैंक कैन यूज हिज डेबिट और क्रेडिट कार्ड एट एनी अदर बैंक एटीएम टू विड्रॉ मनी, पैसे निकालने के लिए, इज बिकॉज द इंटायर एटीएम नेटवर्क इज इंटरऑपरेबल, है ना। टर्म थोड़ी महंगी सी है, भारी भरकम है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत आसान से है, ठीक है। सो इन इंडिया द कार्ड पेमेंट्स, एटीएम ट्रांजैक्शंस एंड इवन इंश्योरेंस पॉलिसीज आर इंटरऑपरेबल, याद रखना आपने, ठीक है। देयर हैज बीन अ पुश टुवर्ड गेटिंग बैंक अकाउंट्स इंटरऑपरेबल एज वेल, बट दैट हैज नॉट हैपेंड येट, ठीक है। वो कहते हैं कि ना अभी ये चल रही है, मुहिम चल रही है कि बैंक अकाउंट्स भी इंटरऑपरेबल कर दें, ठीक है ना, इस तरह से हो जाए कि कई लोग होते हैं ना कि अभी मैं आपको ना कल परसों का एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एक बंदे को बोला कि यार मेरे को ना पेमेंट कर दे मेरी, जो उसके पास बकाया थी। तो उसने कहा कि भैया आपका कौन सा बैंक है? मैंने उसको बोला कि यार मेरा तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो वो बोलता कि यार मेरे घर के पास तो क्या है, SBI का बैंक है, अगर आपके पास SBI का अकाउंट है किसी का तो मेरे को वो बता दो, मैं उसमें जमा करा दूंगा, ठीक है। तो होगा क्या सर, इंटरऑपरेबल हो जाएगा तो वो SBI में जमा करा देगा और वो पैसे किस में आ जाएंगे, मेरे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आ जाएंगे, ठीक है, अगर इंटरऑपरेबल हो गया तो उस केस में। लेकिन अभी इंटरऑपरेबल नहीं है, ठीक है, अभी टाइम लगेगा इस चीज को। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं सर, नीलिकानी कमेटी क्या है और इसने क्या रिकमेंडेशन दी है, इसका बैकग्राउंड क्या, पहले वो समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होगा कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन के बारे में पता है आपको? ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है सर, अब बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में जाओगे, बिग बाजार में जाओगे या इजी डे पे जाओगे, इस तरह की होती है पॉइंट ऑफ सेल मशीन, है ना। वहाँ कार्ड स्वाइप करते हो तो पर्ची से निकलती है, तो आपकी पेमेंट हो जाती है, आपका बिल क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इस मशीन को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ओके, समझ आ गया सर। आगे चलते हैं, टॉपिक में क्या इसका रोल है वो कहता है, बैकग्राउंड क्या कहता है कि RBI कह रहा है कि भाई क्या कहते हैं कि ना हर एक बंदे को पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगानी चाहिए। सपोज अगर मर्चेंट, दुकानदार यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाएगा तो उससे क्या होगा, एक तो सर उसको पैसे देने पड़ेगा, है ना, पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, खर्चा करना पड़ेगा 5-6 हज़ार की, जितने की भी आएगी वो, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए इसके लिए, बड़ा जरूरी, ठीक है, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए सर, इंपॉर्टेंट चीज, और कुछ परसेंट MDR फीस भी लगेगी, ठीक है। MDR फीस दैट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट, याद है हमने किया था MDR और इंटरऑपरेबिलिटी इकट्ठा किया था, जिनको नहीं याद है भूल चुके हैं, अमावस की रात को कराया था, तो एक बार दोबारा से उनके लिए दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। MDR क्या होता है सर, सपोज करो कि आपका बहुत बड़ा शोरूम है, ठीक है, आपके शोरूम में किसी ने बंदे ने की
10,000 रुपए की शॉपिंग, उसने आपको कार्ड दिया, कार्ड से आपने स्वाइप किया, 10,000 रुपए की पर्ची उसको दे दी, तो क्या पूरे के पूरे 10,000 रुपए आपको मिलेंगे? नहीं सर, कुछ परसेंट आपको किसको देना पड़ेगा। सपोज करो आपने किसी कंपनी का, सपोज करो HDFC बैंक का कार्ड उसने स्वाइप किया, तो HDFC को कुछ पैसे आपको एज अ कमीशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ओके, क्या है मर्चेंट डिस्काउंट रेट? अ कॉस्ट पेड बाय अ मर्चेंट टू अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम देयर कस्टमर्स वाया डिजिटल मीन्स। सिंपल सा है सर, पहले भी बता चुका हूं मैं। एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट, ये डिपेंड करेगा कि किस बैंक के साथ उसका किस तरह का एग्रीमेंट हुआ, किस तरह का हिसाब किताब है, ठीक है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, कई सारे बैंकों का अलग से याद करने बैठ जाओ, ठीक है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कुछ परसेंट ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट वो बैंक में जाएगा, ठीक है। एप्लीकेबल फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स एंड QR बेस्ड ट्रांजेक्शन। ओके, याद रखेंगे। अमाउंट दैट मर्चेंट पेज फॉर एवरी ट्रांजेक्शन गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टेक होल्डर्स बैंक्स दैट इनेबल ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल HDFC का क्रेडिट कार्ड है, तो HDFC को कुछ पैसे देने पड़ेंगे। वेंडर दैट इंस्टॉल्स POS मशीन, जिसने पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाई है, उसका कुछ होएगा इसमें, ठीक है। कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर, जैसे कि वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, ओके, तो इन तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। याद रखना हमेशा कि जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है वो 3 लोगों के बीच में, 3 स्टेक होल्डर्स के बीच में डिवाइड होगा, दैट इज बैंक, वेंडर एंड कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर। ओके, तो टॉपिक क्या पढ़ रहे थे हम? टॉपिक ये पढ़ रहे थे कि जो मर्चेंट है यानी दुकानदार है, अगर पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाएगा तो उसका ये खर्चा आएगा भाई। एक तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग मशीन, मशीन लेकर आएगा, इंटरनेट कनेक्शन लगाएगा, बिजली कनेक्शन लगाएगा, कुछ परसेंट MDR अमाउंट देगा, फीस देगा, यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ओके, तो इससे होगा क्या? मर्चेंट कहेगा बेचारा, मर्चेंट बेचारा ये है, या अपने गांव घूम में देखे होंगे इस तरह के बेचारे, है ना, कुछ खास होता नहीं। अभी ये बेचारा कहाँ से लगाएगा पॉइंट ऑफ सेल मशीन, है ना। गांव का जो शॉपकीपर है क्यों लगाएगा, है ना। तो वो कहता है कि हम क्यों लगाएं पॉइंट ऑफ सेल मशीन, तो कह रहा है हम नहीं लगाएंगे यार। कह रहे यार कमाल की बात कर रहे हो, इतनी कौन सी सेल है कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड लेके लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कहता है नहीं लगाएंगे। तो भाई साहब RBI नीलकानी नाम की कमेटी बिठाएगी, नंदन नीलकानी नाम की कमेटी, ठीक है। क्योंकि सर आपको पता ही होगा हमारे जो मोदी जी हैं, इनका जो सपना है वो क्या है? भारत को डिजिटल बनाना है, कि भाई सारा कुछ डिजिटल हो जाए भाई साहब, एकदम हंकी डोरी, एकदम US वाला माहौल बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए नंदन नीलकानी नाम की कमेटी बनाई। प्रीलिम्स का आपका क्वेश्चन बन सकता है, नंदन नीलकानी कमेटी किस लिए बनी थी? सो आपको याद रखना है सर, नंदन नीलकानी कमेटी बनी थी फॉर द डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट को गहराई तक कूट कूट के डाल देना, लोगों के दिलो दिमाग में डिजिटल पेमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो नीलकानी कमेटी ने क्या बोला? नीलकानी कमेटी ने बोला टू स्टडी लेवल डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स इन द कंट्री, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम इन द पेमेंट्स इकोसिस्टम एंड रिकमेंड वे टू रिजॉल्व देम। मतलब नीलकानी कमेटी जी ने पहले तो देखा कि भी कंट्री में क्या क्या दिक्कत आ रही है, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और कुछ रिकमेंडेशन दी। रिकमेंडेशन क्या दी? पहली रिकमेंडेशन ये थी कि RBI और बैंक को कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करने चाहिए, ठीक है, टू गिव सब्सिडी और असिस्टेंस टू कवर दीस कॉस्ट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। वो कहते हैं कि एक फंड बनाएंगे RBI और बैंक मिलके, ठीक है। इस फंड का नाम होगा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब हो गया क्या है इसमें? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में क्या होगा सर? इसमें ये RBI द्वारा मैनेज होगा। इसमें 300 अभी मतलब बन चुका है ये, ठीक है। 345 करोड़ RBI ने डाले हैं और 95 करोड़ मेजर ऑथराइज्ड नेटवर्क ने, ठीक है। जैसे ये मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, रुपे कार्ड, HDFC बैंक, जो से भी हैं सारे, उन्होंने कुल मिला के इतने पैसे डालने हैं, ठीक है। अभी का डाटा बता रहा हूँ ये। टू सब्सिडाइज डिप्लॉयमेंट ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन टायर 3 to टायर 6 सेंटर। मतलब ये टायर 1, टायर 2, टायर 3 ये पॉपुलेशन के हिसाब से होते हैं। मतलब टायर 3 से लेके टायर 6 तक के जितने भी सेंटर्स हैं वहां पे POS मशीन लगाई जाएगी। और POS मशीन लगाने के लिए ये फंड बनाया गया है, दैट इज PIDF, दैट इज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसमें से उनको सब्सिडी मिला करेगी जो लोग ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाएंगे। तो सब्सिडाइज डिप्लॉयमेंट ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन टायर 3 to टायर 6 सेंटर्स विद स्पेशल फोकस ऑन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ये चीज याद रखना सर, प्री की बन सकती है पेपर में, आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट की जगह कह देगा जम्मू कश्मीर, ओके, या साउथ कह देगा, ओके। तो याद रखना
कहानी में आपको क्या बताया कि सर जो मर्चेंट होता है यानी दुकानदार होता है गांव का, वो कहता है कि भाई हम पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्यों लगाएं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन ये नहीं, वो कहता है हम क्यों लगाएं, क्योंकि उसका बेचारे का खर्चा हो जाता है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग पीओएस मशीन, इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, और कुछ उसको एमडीआर अमाउंट देना पड़ेगा। तो इसका इलाज के लिए नीलकानी कमेटी बिठाएगी, ठीक है। नीलकानी कमेटी, क्योंकि मोदी जी का सपना क्या था, डिजिटल इंडिया। नीलकानी कमेटी का मेन पर्पस क्या था, डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट। तो इसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की और रिकमेंडेशन क्या दी कि आरबीआई और बैंक मिलके कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करें, ठीक है, और जिससे सब्सिडी मिलेगी और असिस्टेंस मिलेगी टू कवर दीज कॉस्ट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। इस गले में पैसे होंगे तो जिससे हम सब्सिडी दे सकते हैं उन बंदों को जो कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाएंगे, ओके। और स्पेशल फोकस जिसमें किसको दिया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को। बताइए सर, इसमें कोई डाउट हो तो। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, आगे चलें। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड मतलब गल्ला बना दिया भाई साहब, इसमें सब्सिडी मिलती रहेगी सबको, ठीक है, कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाओ भैया। हमने क्योंकि इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाना है, क्योंकि हमने मोदी जी का सपना पूरा करना है ना, कि उस मोदी जी से भाई और बहनों डिजिटल इंडिया बनाना है, ठीक है। तो याद रखना है आपने, ओके। तो आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं सर। अब सर एक दिक्कत आ रही है सर। अब वो दिक्कत क्या आ रही है, सपोज करो कहीं पे बिजली नहीं है, तो उस केस में डिजिटल पेमेंट कैसे करेंगे, कहीं पे बिजली नहीं है। अब आपने देखा होगा कई बार आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, तो सपोज करो आपका नेट काम नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या होता है, वो मतलब टिक नहीं लगते, है ना, पता है सभी को, टिक नहीं लगते जब तक आपका नेट प्रॉपर नहीं चलेगा मैसेज। और जैसे ही आपका नेट चालू होगा तो वो डबल टिक लग जाएंगे, पता है सभी को, इतना पता है सभी को कि इंटरनेट बंद होता है तो टिक नहीं लगते। इंटरनेट जैसे ही, सपोज अभी भी आप सपोज करो नेट ऑन नहीं किया होगा, कुछ मैसेज टाइप करके सेंड कर दो, तो वो टिक नहीं होगा। जब नेट ऑन होगा तो टिक लग जाएगा अपने आप, ठीक है। तो आरबीआई कह रहा है कुछ इस तरह की सेटिंग करो। इस क्या सेटिंग करनी है पहले हिंदी में समझ लो। इस तरह की क्या सेटिंग करनी है, सपोज करो कि मैंने, सपोज करो आपको पैसे डाले, सोफिया इंस्टीट्यूट ने मेरे को पैसे डाले, सपोज करो 50,000 रुपए डाले, ठीक है, लेकिन उस तरफ वहां इंटरनेट नहीं है, ऑनलाइन उन्होंने पेमेंट करी लेकिन इंटरनेट नहीं है। तो वो कहता है कि जब इंटरनेट ऑन हो तो साथ के साथ पेमेंट चली जाए, यानी सिंक होके अपने आप पेमेंट चली जाए, ठीक है। यानी ऑफलाइन आपने सेंड कर दो, ठीक है, फोन कर दो उधर, हाँ भाई दीपांशु यार तेरी पेमेंट हमने दे दी है, यहाँ से चली गई है, तो जैसे ही नेट आएगा तो वैसे ही सिंक होके अपने आप चली जाएगी, जैसे कि व्हाट्सएप वाला मैसेज। तो सिमिलरली वो कह रहा है इसके लिए हम क्या बनाए, ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट। ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट अभी ये स्टडी हो रही है, अभी हुआ नहीं इसके ऊपर। क्यों, क्योंकि एट प्रेजेंट दीज पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स विल नॉट वर्क, मे बी समटाइम्स दे विल नॉट वर्क, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इशू, इंटरनेट कनेक्शन, कुछ भी XYZ हो सकता है, ठीक है। तो वो कहता है कि ऑफलाइन सिंकिंग होनी चाहिए इस तरह की, ठीक है, कि ऑफलाइन सिंक कर ले, जैसे कि व्हाट्सएप में होता है। वो कहता है इफ समटाइम्स ऑफलाइन और इंटरनेट कनेक्टिविटी, अगर इंटरनेट बंद होने पर तब भी डिजिटल भुगतान हो सके, और बाद में जब इंटरनेट चालू हो तो ऑनलाइन सिंक करके अपने आप पैसे ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। फ्यूचर में ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स यूजिंग कार्ड्स, मोबाइल डिवाइसेस, इस तरह की चीज आ जाए, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। अभी स्टडी चल रही है, तो मतलब कल को फ्यूचर में आप मेंस आंसर राइटिंग में भी ये चीज डाल सकते हो कि ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स हो जाए तो सबको फायदा मिलेगा। जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शंस नहीं है, जहाँ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहती है, तो उन इलाकों में बहुत सही रहेगा, क्योंकि हमें इंडिया को डिजिटल बनाना है, ठीक है। तो ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स आल्सो आई मीन हेल्प इंडिया टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया डिजिटल, ओके। आगे चलते हैं सर। हाँ सर, अब ये बात आती है, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं जितने भी, ठीक है, जैसे कि एनपीसीआई हो गया, अमेजोन पे, क्विक मोबाइल, मोबीक्विक हो गया, फोन पे, पेयू, पेटीएम वॉलेट, जितने भी हैं, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, ये सब जितने भी हैं, इनको लाइसेंस लेना पड़ता था। किससे लेना पड़ता था, आरबीआई से लेना पड़ता था। कितने टाइम बाद लेना पड़ता था, हर 5 साल बाद, ठीक है, कि लाइसेंस दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता था। तो अभी एक मतलब क्या सिस्टम हो गया कि जो भी जितने भी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं,
हैव टू गेट लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन इन्होंने बनाया कि भैया हर 5 साल बाद हमें जरूरत नहीं है, एक काम करो हमें तो आजीविका लाइसेंस दे दो। ठीक है, तो जैसे कि बताया हुआ है, अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स है एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में मैंने आपको होमवर्क दिया, आपको इसके बारे में R&D करनी है और नोट्स बना के मेरे को सबमिट करने हैं। तो सेकंड वन इज कार्ड पेमेंट गेटवे ऑपरेटर, जैसे कि मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, रुपे कार्ड, अभी आपको बताया। क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल रेमिटेंस, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, आपने सुना होगा, न्यूज कह रहा हूँ, एड वगैरह भी देखी होगी इसकी, लोग दूसरे देश में पैसे ट्रांसफर करवाते हैं, मनीग्राम। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे अमेजोन पे, मोबीक्विक, फोन पे, पेयू, पेटीएम एटसेट्रा, गूगल पे एटसेट्रा। ठीक है, अभी क्या सिस्टम था पहले कि लाइसेंस देना पड़ता था इन सारी कंपनीज को। ठीक है, और हर 5 साल बाद रिन्यू करवाना पड़ता था, लेकिन अभी क्या कर दिया, अभी परपेचुअल कर दिया। परपेचुअल बोले तो कि निरंतरता ला दी गई है। ठीक है, मनी परमानेंट कर दिया। ठीक है, फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अनंत कार्य के लिए लाइसेंस, ताकि व्यापार में सुविधा रहे, सुगमता रहे। ठीक है ना, कि भाई साहब अब आपको हर 5 साल बाद दोबारा वो धक्के नहीं खाने की जरूरत आरबीआई में। ठीक है, आपको ये परमानेंट दे दिया जाएगा। किनको? पीएसओस को, पीएसयूज नहीं है, पीएसओज है, ध्यान रखना, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। ठीक है, और पीएसयू क्या होता है वैसे, किसी को पता है पीएसयू? बता दो यार, इतना टाइम हो गया पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स, पीएसयू तो पता होगा। अंडरटेकिंग एंटरप्राइजेस नहीं, अंडरटेकिंग। वेरी गुड, ओके, यू बोले तो अंडरटेकिंग, तो याद रखना है आपने। ठीक है, और पीएसओस क्या है? पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। ठीक है, जो पेमेंट करवाते हैं, ये आपको नाम याद रखने हैं। पहले इनको लाइसेंस लेने के लिए हर 5 साल बाद रिन्यू करवाना पड़ता था। ठीक है, हर 5 साल बाद लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता, लेकिन अभी परपेचुअल हो गया, निरंतरता आ गई है, यानी अनंत काल तक हो गया, फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ताकि जो व्यापार है उसमें सुगमता आए, अनंत कार्य के लिए लाइसेंस, ताकि व्यापार में सुविधा रहे। ओके, नेक्स्ट आता है सर हमारा बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन अभी काफी चर्चा में, कई लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया में बताओ ये लीगल है इलीगल है? बिटकॉइन इलीगल है, वेरी गुड। ठीक है, तो बिटकॉइन आपको पता होगा सर, क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी कहते हैं इस, और भी कई तरह की क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, आपको लेकिन उसके ऊपर R&D करने की जरूरत नहीं है। जिसको पढ़ना है क्रिप्टो करेंसी का, मेरा जो चैनल है उसमें मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। ठीक है, जिसको पढ़ना है वहां से पढ़ सकता है। तो उसको डिसेंट्रलाइज क्यों बोलते हैं? ठीक है, डिसेंट्रलाइज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, सबसे पहली बात। ठीक है, जैसे कि हमारे देश के जितने बैंक हैं उनके ऊपर सेंट्रल अथॉरिटी है, कौन सी है? आरबीआई है। ठीक है, आरबीआई इज अ सेंट्रल अथॉरिटी टू इशू करेंसी। आपको पता हो, 2 रुपए से लेकर 2000 तक के सभी नोट इशू कर सकती है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट और कॉइन्स। ठीक है ना, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी इशू करता है, याद रखना। 1 रुपए के नोट के ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, और जो सिक्के होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, याद रखना। तो बिटकॉइन की, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिसेंट्रलाइज करेंसी बोलते हैं। ठीक है, पेपर में आपको पूछ लेगा कि बिटकॉइन सेंट्रलाइज करेंसी है या डिसेंट्रलाइज है, तो आंसर इज डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, जैसे इंडिया के जितने भी बैंक हैं उसके ऊपर सेंट्रल अथॉरिटी है, कौन है? जिसका नाम है आरबीआई। ओके, तो बिटकॉइन से होता क्या है सर? डिजिटल माइनिंग होती है सर, थ्रू कंप्यूटर। ठीक है ना, लेन देन वगैरह कंप्यूटर के थ्रू ही होता है, आपके हाथ में कोई हार्ड करेंसी नहीं आती, और कोई इसका वो नहीं है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, याद रखेंगे। तो इसके फ्लॉज क्या हैं सर? बिटकॉइन के फ्लॉज क्या हैं सर? टैक्स इवेजन ऑन प्रॉफिट्स। ठीक है ना, मतलब कि यार पता ही नहीं, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई जमा खाता ही नहीं है इसका, तो टैक्स इवेड कर सकते हैं लोग। कितना प्रॉफिट कमाया, टैक्स इजीली इवेड कर सकते हैं। सपोज करो आपने बिटकॉइन खरीद लिया, उसके ऊपर मुनाफा कमाया, तो आप सरकार को जब पता ही कैसे चलेगा? क्योंकि उसके ऊपर सेंट्रल अथॉरिटी तो है ही नहीं कोई, है ना। दूसरा सर, टेरर फाइनेंसिंग में काम आएगा सर बिटकॉइन के पैसे। ठीक है, तीसरा सर, नार्को ट्रेड, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह, ये सब चीजों में काम आएगा। ठीक है, और चौथा सर, इलेक्ट्रिसिटी आउटेज। भाई साहब आप कंप्यूटर चलाते रहोगे सारा दिन, बिटकॉइन में लगे रहोगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करोगे, है ना। कई लोग होते हैं वो स्पेशली इसी काम के लिए बैठे होते हैं। कई लोग, हमारे यहाँ भी कई दोस्त हैं हमारे, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट हो गया, बिटकॉइन हो गया, ये सब। तो भाई साहब सारा सारा दिन 6-6 घंटे, 8-8 घंटे कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं। ठीक है, जब बिजली, बैठे रहोगे, बिजली फूकोगे, है ना, तो देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि बिजली
कम हो जाए, है ना। जैसे कि एग्जांपल दिया है ईरान का। ईरान, आपको पता हो, ईरान ने अभी रिसेंटली बैन कर दी क्रिप्टो करेंसी आफ्टर सिटीज सफर्ड अनप्लैंड ब्लैकआउट्स। ठीक है भाई साहब, वहां पे बिजली चली गई थी क्योंकि लोग सारा सारा दिन ऑनलाइन बिटकॉइन में लगे रहते हैं। न्यूज दिखा देता हूँ आपको। ईरान हैज अनाउंस्ड अ 4 month बैन ऑन द एनर्जी कंज्यूमिंग माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी सच एज बिटकॉइन आफ्टर सिटीज सफर्ड अनप्लैंड ब्लैकआउट्स। ओके, तो पेपर में आपसे पूछ सकता है कि कौन से देश ने क्रिप्टो करेंसी अभी रिसेंटली बैन कर दिया कुछ समय के लिए। द रीजन बिकॉज ऑफ दैट इज इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट। तो योर आंसर मस्ट बी ईरान। ओके, जैसे कि लिखा हुआ, प्रेसिडेंट हसन रूहानी टोल्ड अ कैबिनेट मीटिंग द मेन cause of blackout was a drought that had affected hydroelectric power generation. ठीक है, but he said cryptocurrency mining also 85% of which is unlicensed was draining more than 2 gigawatt from grid each day। वो कहता है कि एक तो भाई साहब ड्रॉट की वजह से सूखा पड़ गया, इस वजह से, क्योंकि वहां पे सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगे हुए हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट, आपको पता है ना, हाइड्रो मींस पानी, जो पानी से चलते हैं। ठीक है ना, जब सूखा होगा तो पानी कहाँ से आएगा, है ना। तो कुछ तो ड्रॉट की वजह से और कुछ जो है वो आपके क्या कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर रहे हैं उसकी वजह से। तो याद रखना सर, ये चीज तो पेपर में पूछ लेगा कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग से ही वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट हुआ है। नहीं सर, ड्रॉट से भी हुआ है और क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग से भी हुआ है, दोनों चीजों से हुआ है, याद रखना आपने। तो जैसे कि मैं आपको बिटकॉइन के फ्लॉज बता रहा था कि पहला है टैक्स इवेड कर सकते हो सर इजीली आप अपने प्रॉफिट्स में, किसी को पता नहीं चलेगा। टेरर फाइनेंसिंग में यूज होगा, ये नुकसान है। नार्को ट्रेड में सर ड्रग ट्रैफिकिंग यानी इलेक्ट्रिसिटी आउटेज, एग्जांपल बताया आपको, ईरान बैन्स क्रिप्टो करेंसी आफ्टर द सिटी सफर्ड अनप्लैंड ब्लैकआउट्स। और पांचवा है आपका ई वेस्ट जनरेशन। ठीक है ना, ई वेस्ट कैसे जनरेट होता रहेगा, इतना सारा आप कंप्यूटर पे लगे रहोगे सारा दिन, मदरबोर्ड खराब हो जाएगा 3 साल में, 5 साल में, 2 साल में। लैपटॉप वगैरह की तो लाइफ ही नहीं होती, लैपटॉप वगैरह की तो मुश्किल से 2-2.5 साल ही होती है ना। ई वेस्ट समझते हो ना, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का वेस्ट, उसको ई वेस्ट बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं सर। तो नेक्स्ट टॉपिक है सर हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अभी पहले बताओ, इसमें कोई डाउट है इससे पहले वाले में? आज देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया। आज हमने क्या किया सर, चेक ट्रंकेशन सिस्टम किया। चेक ट्रंकेशन सिस्टम में नई चीज जो ऐड हुई है, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, एनजीटीए, क्यूआर कोड। नीलिकानी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी फंड स्थापित करने के लिए। ठीक है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, जिससे जो शॉपकीपर वगैरह है वो डिजिटली पेमेंट लें, भुगतान करें। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन कौन कौन से सेंटर्स में लगेंगी ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन? टायर 1 में या 3 में या किस में लगेगी? बताया था आपको ताजा ताजा, टायर 3 से लेके 6। ओके, टायर 3 to 6। ओके, याद रखना। उसके बाद ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स पढ़ा कि ऑफलाइन सिंकिंग, जैसे ऑनलाइन सिंकिंग हो जाती है तो ऑफलाइन सिंकिंग भी होनी चाहिए। छठी चीज पढ़ी सर, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं जितने भी, ठीक है, उनको परमानेंट लाइसेंस मिलेगा। अभी 5 साल बाद उनको रिन्यू कराने वाला झंझट से हो जाएगा, मतलब झंझट वो नहीं रहेगा। ओके, और बिटकॉइन के बारे में बताया, जिसको क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज करेंसी नहीं है ये, डिसेंट्रलाइज करेंसी है। इसके फ्लॉज आपको बताएं इतने सारे। और अभी जो सर हमारा लास्ट टॉपिक, जो हमारे करंट अफेयर में से लास्ट टॉपिक रह गया इकोनॉमिक्स का, वो है सर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब ये क्या चीज है सर, ये हम करेंगे सर नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कल करेंगे। इन 7 टॉपिक्स छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए सर, जल्दी से बताइए कोई डाउट हो तो। आज पता ही नहीं चला 1 घंटा कब में निकल गया। कोई डाउट हो तो बताइए बच्चा लोग।
चलो अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आपको मैंने होमवर्क क्या दिया है, एक तो आपको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, एनपीसीआई के बारे में R&D करनी है, लिखना है। और क्या बोला था मैंने आपको, एक और होमवर्क दिया था ना, एक और होमवर्क क्या दिया था मैंने आपको, पीडीएफ कल भेजूंगा मैं। क्या ट्रांजेक्शन सिस्टम के बारे में बता दिया एक मैंने यार, एक और दिया था आपको होमवर्क, कौन सा दिया था, नहीं नहीं बिटकॉइन नहीं, बिटकॉइन के बारे में लिख लेना, एक और दिया था यार होमवर्क, मेरे माइंड से स्किप हो गया। नहीं दिया था मेरे ख्याल से, एनपीसीआई दिया था, ठीक है, तो इसके बारे में नोट्स जरूर बना लेना, याद रखना। ओके, और जिनको इंटरऑपरेबिलिटी और मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में नहीं पता, तो वो मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। नहीं, जिसको नहीं मिल रही है तो वो मेरे को पिंग कर दे, मैं उसको लिंक भेज दूंगा। ओके, सो ओके गाइस, सो लेट्स एंड अप फॉर द टुडेज lecture. Let's end up with the today's lecture. So we will meet tomorrow and proceed towards our next topics related to economics. Okay. So thank you so much. Take care. Bye bye. Keep smiling. Keep healthy. Stay healthy. Keep smiling. Keep studying. Okay. Bye. Take care.